नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जोधपुर की। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सूर्य किरण और सारंग टीमों द्वारा एरोबेटिक प्रदर्शन के साथ साथ तेजस और सुखोई के करतब भी दिखाए गए। इस कार्यक्रम में 7 देशों के वायुसेना प्रमुख भी शामिल हुए हैं। तो जोधपुर से यह खबर, जहां अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सूर्य किरण और सारंग टीमों द्वारा एरोबेटिक प्रदर्शन दिखाए गए हैं, साथ साथ तेजस और सुखोई के करतब भी दिखाए गए। इस कार्यक्रम में 7 देशों के वायुसेना प्रमुख भी शामिल हुए हैं। तो ये संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है राजस्थान में, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, भारत भी शामिल है। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सूर्य किरण और सारंग टीमों द्वारा एरोबेटिक प्रदर्शन के साथ साथ तेजस और सुखोई के करतब भी दिखाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोहर सिंह का। मनोहर, जिस तरह से आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कुछ जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए रिया, आज सवेरे 11 बजे के आसपास केंद्रीय रक्षा मंत्री जोधपुर पहुंचे और विशेष विमान से, वायुयान के विशेष विमान से जोधपुर आए और उसके बाद में तरंग शक्ति 2024 के अभियान कार्यक्रम के अंदर शिरकत की। और इस दरमियान कई देशों का संयुक्त अभ्यास जो चल रहा है, उस पूरे कार्यक्रम का उन्होंने नजारा देखा। और इस दौरान कई देशों के कई लड़ाकू विमानों ने इस दौरान प्रदर्शनी भी की है। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जो पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी मौजूद रहे और अभी वो जोधपुर में ही है। जी रिया, बिल्कुल मनोहर, जिस तरह से आपने बताया कि ये संयुक्त अभ्यास चल रहा है, कई सारे देश इसमें शामिल हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में आज जहां एक तरफ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल थे, वहीं दूसरी तरफ कई देशों के वायुसेना प्रमुख भी शामिल थे। कौन कौन से देश इसमें शामिल? देखिए, अमेरिका सहित कई देश इसमें शामिल है। लगभग बताया जा रहा है कि 7 देशों के सेना प्रमुख यहाँ शामिल है और ये अभ्यास चल रहा है। जी, कब तक मनोहर, कब तक ये अभ्यास का कार्यक्रम? ये अगले 2-3 दिन तक इस तरह का अभ्यास का कार्यक्रम चलेगा। और अभी जो है, आज सवेरे से ही जोधपुर के जो आसमान के अंदर है, जो लड़ाकू विमान अपना करतब दिखा रहे हैं और अभ्यास चल रहा है। जी ठीक है मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जोधपुर में सारंग टीमों का एरोबेटिक प्रोग्राम, 7 देशों के वायुसेना प्रमुख इस प्रोग्राम में शामिल हुए। अपनी स्थापना के समय से ही अपनी शक्ति और शौर्य के लिए जानी जाती रही है। देश को जब जरूरत पड़ी, वायुसेना ने डटकर उस परिस्थिति का सामना किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र का मस्तक सारे विश्व में ऊंचा किया है। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, द मोर यू स्पीड इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। आप लोग पिछले कुछ दिनों से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका जो प्रिसीजन मैं देख पा रहा हूं, वो बताता है कि इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी निष्ठा रही है। आपकी एक्सरसाइज को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है तथा इस बात की भी आश्वस्ति होती है कि जब भी आवश्यकता होगी, आप उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर राष्ट्र के लिए अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। साथियों, तरंग शक्ति कितना अद्भुत नाम है। यह तरंग और शक्ति दोनों के अपने अपने अलग गूढ़ अर्थ होते हैं। आमतौर पर जब तरंग शब्द हमारे मस्तिष्क में आता है तो हमें समुद्र में उठती तरंगें दिखाई देती हैं, लेकिन तरंग का अर्थ सिर्फ लहरें ही नहीं होता है। तरंग तो संगीत में भी होता है, तरंग तो हमारे मस्तिष्क में भी होता है, तरंग तो कई बार लोगों की बातों में भी हुआ करता है। सही मायने में तरंग का अर्थ होता है एक ऐसा उतार चढ़ाव जिसे देखकर, जिसे सुनकर मन
इस एक्सरसाइज के दौरान हमारे और दूसरे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के एयरक्राफ्ट ने हवा में किस उतार चढ़ाव का शानदार प्रदर्शन किया है, वह सही मायने में तरंग की ही एक अभिव्यक्ति है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल आवासीय विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने कहा कि ये पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम है और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने में सहायक है। अभाव और अशिक्षा समाज के दुश्मन है, हमें शिक्षा ही इनसे निजात दिला सकता है। ये हमारा सौभाग्य है कि अटल आवासीय विद्यालय हम लोगों को ऐसे समय में शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रजिस्टर्ड श्रमिकों की बच्चों की समस्या और उनके शैक्षिक उत्थान के लिए देश भर को आह्वान किया था कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। और इस पूरे पवित्र कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर हमारे लिए नहीं हो सकता था कि सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गत वर्ष प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ किए। आपने इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रथम चरण का कार्यक्रम शुभारंभ होने के साथ साथ द्वितीय शैक्षिक सत्र का शुभारंभ करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ, इन सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों पर, जिसमें मेरठ का विद्यालय बुलंदशहर में और झांसी का ललितपुर में संचालित है। मुरादाबाद निर्माणाधीन है और बरेली का भी निर्माणाधीन है, लेकिन एक साथ 18 जिला मुख्यालयों पर, उन मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय संचालित हो चुके हैं, जिसमें मुरादाबाद के बच्चे बुलंदशहर में और बरेली कमिश्नरी के बच्चे लखनऊ अटल आवासीय विद्यालय में भी अध्ययन कर रहे हैं। नए सत्र में, अगले नए सत्र में वे सभी अपने विद्यालयों में जाएंगे। इस अवसर पर नए शैक्षिक सत्र के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज उनके प्रदर्शन को भी देखा होगा, एक लघु झांकी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखी होगी। सर्वश्री अटल जी एक ही बात कहते थे कि अशिक्षा और अभाव से जो समाज सफलतापूर्वक उसका मुकाबला कर ले, उसको सुरक्षित और समृद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। याद रखना, ये अभाव और अशिक्षा, ये दोनों समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभाव आता है गरीबी से, अकर्मण्यता से, अराजकता से,
भ्रष्टाचार से, आपसी बंटवारा से, और जहां भी भ्रष्टाचार होगा, अराजकता होगी, अभाव होगा, वहां पर जंगल राज भी होगा, अव्यवस्था होगी, असुरक्षित माहौल होगा, किसी का सम्मान नहीं होगा, और अशिक्षा है। इसलिए जब समाज को अच्छे बुरे की जानकारी न हो, जब समाज को सही दिशा में नेतृत्व न मिले, तो अशिक्षा जैसी बुराइयां फिर तेजी के साथ फैलती हैं, और समाज का एक बड़ा तबका जब इसकी चपेट में आता है तो फिर गरीबी, भूखमरी, अभाव, ये सारी विकृतियां समाज के सामने देखने को मिलती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, कानपुर कालिंदी एक्सप्रेस केस में एटीएस ने अपनी जांच तेज कर दी है। एटीएस ने लखनऊ जेल में बंद आतंकियों से पूछताछ की है, आतंकियों से मिलने वालों का ब्यौरा भी जुटाया है, अन्य जिलों में बंद संदिग्ध आतंकियों की छानबीन भी शुरू कर दी है। घटना में 2 संदिग्ध बाइक सवार पुलिस की रडार पर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, एटीएस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। जिस तरह से सोमवार को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई थी, जिसमें ट्रेन के ट्रैक के बीचों बीच एक एलपीजी सिलेंडर मिला था, साथ ही ट्रैक के पास कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी मिले थे। हालांकि गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया था, लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया था। वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में एटीएस ने जांच तेज कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद अमान का। मोहम्मद अमान, जिस तरह से कानपुर कालिंदी एक्सप्रेस केस में अब एटीएस ने जांच तेज कर दी है, कौन कौन जांच में एटीएस की रडार पर इस दौरान, और किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा? ये रिया देखिए, साफ तौर पे बता दें, जिस तरह से ये कालिंदी एक्सप्रेस को जिस तरह से वहां पे सिलेंडर मिलने की सूचना मिली थी, तो वहीं एटीएस जब वहां पे जांच करती है तो बताती है कि वहां पे कई ऐसे निशान मिले हैं जिसपे वहां पे सिलेंडर होने की साफ तौर से वो सबूत है, जो निशान है। वहीं पे एटीएस की रडार पे जिस तरह से वहां पे बताया जा रहा है कि एक मजार है जहाँ पे देश भर से जो जमाती हैं वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जमाती हैं उन जमातियों से पूछताछ भी की जा रही है, और उनका पता भी लगाया जा रहा है कि कहाँ से वो लोग आते हैं, कौन कौन उस समय में वहां पे था। वहीं आपको बता दें कि एक सबूत और एटीएस के हाथ लगाता है, जिसको बताया जा रहा है कि जो ट्रैक है रेलवे ट्रैक के ऊपर एक मिठाई का डब्बा मिलता है, मिठाई के डब्बे को ट्रैक भी कर दिया गया है, और किस दुकान से लिया गया था कानपुर की। फिलहाल पुलिस वहां तक पहुंच चुकी है, वहां पे जो भी सीडीआर थे या वहां पे सीसीटीवी थे सारे खंगाल में, और एटीएस ने सारे सबूत को अपने पास रख लिया। फिलहाल इन सबूतों को लेके जो एटीएस है वो आगे की तरफ बढ़ ली है, और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 6 संदिग्ध लोग को गिरफ्तार किया गया है। इन 6 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये जो मामला है, देखिए मोहम्मद अमान, जाहिर सी बात है जिस तरह से ट्रैक के बीचों बीच एलपीजी सिलेंडर का मिलना, ट्रैक के पास में ज्वलनशील पदार्थ और पेट्रोल से भरी बोतल मिलना, इस बात को तो दर्शाता है कि साजिश रची गई थी ट्रेन को डीरेल करने की। लेकिन जिस तरह से एटीएस इसमें जांच कर रही है, आपने भी बताया कि कुछ अहम सबूत एटीएस के हाथों में है, अब जांच को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? क्या लखनऊ जेल में बंद आतंकियों से भी पूछताछ की जाएगी, उनको भी पूछताछ के घेरे में रखा जाएगा? जी देखिए रिया, साफ तौर पे बता दें, इस पूरे मामले में जिस तरह से डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उन लोगों को यहाँ से रवाना कर दिया है, और वो बड़े अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एटीएस के जो आईजी हैं वो स्वयं खुद एन चौधरी साहब, वो खुद इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, वहां पे पहुंचे, और बहुत कई सबूत ऐसे हैं जो उनके हाथ भी लगे हैं। फिलहाल इन सबूतों के आधार पे ही वो आगे जांच करेंगे, और जेल में बंद कई कैदियों से भी पूछताछ की जाएगी। ये क्योंकि जो ये साजिश है, ये एक बड़ी साजिश है, जिसपे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनका भी साफ तौर से कहना है ये मानव जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, इसमें जो भी दोषी हो
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। वहीं ये साफ तौर से जो साजिश का जो आरोप है वो साफ तौर से जो कानपुर की जो मेयर है उन्हीं ने भी साफ तौर से ये लगाया कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। जिस तरह से ट्रैक के ऊपर सिलेंडर मिलना और सिलेंडर एक बड़ी घटना को दर्शाता है, तो इस तरह से लगातार जो बिल्कुल, यानी कोशिश यही की गई थी कि ट्रेन को डीरेल किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि अब एटीएस ने मामले की जांच अपने हाथों में ले ली है, जांच आगे बढ़ रही है। क्या कुछ निकलता है अपडेट, उस पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं यूपी में अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार 16 अभियुक्तों को कोर्ट ने सजा सुना दी है। मामले को लेकर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि 2021 में अवैध धर्मांतरण के मामले में एसटीएफ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब से 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 16 लोगों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुना दी है। 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और बाकी अन्य 4 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। 20 जून 2021 को अवैध धर्मांतरण के संबंध में एटीएस ने एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 2 लोग नामजद थे, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी था। ये लोग एक इस्लामिक दावा सेंटर नई दिल्ली में संचालित करते थे और इनके द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों, दिव्यांगजनों तथा गरीब लोगों को प्रलोभन देके, पैसे की लालच देके एक अंतर्राज्यीय रैकेट चलाया जाता था। तो बारिश का कहर लगातार जारी है। बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर स्कूलों की छुट्टी की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अवकाश घोषित किया है। बुधवार से लगातार मथुरा में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश को देखते हुए अब डीएम मथुरा ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों की छुट्टी के निर्देश जारी किए हैं। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने छुट्टी के निर्देश जारी किए हैं। मथुरा में जिस तरह से लगातार बीते दिन से बारिश हो रही है, बारिश को देखते हुए और बारिश से उत्पन्न होने वाले खतरों को देखते हुए डीएम ने जिले के सभी स्कूलों के लिए आज छुट्टी का ऐलान कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद फारूक का। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से मथुरा में बीते दिन से ही लगातार बारिश हो रही है, अब बारिश कहर भी बरपा रही है और बारिश से होने वाले खतरों को देखते हुए डीएम ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। स्कूलों की लगातार अब डीएम ने छुट्टी आज कर दी है, यानी 12 तारीख, क्योंकि कल से लगातार जो बारिश हो रही है उस बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने चेतावनी भी जारी करी है और आज सुबह छुट्टी का ऐलान किया है। खुद डीआईओएस ने ऐलान किया है कि जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर आज सभी विद्यालय, महाविद्यालय और जितने भी कोचिंग सेंटर हैं इनकी सबकी जो है छुट्टी कर दी गई है। वहीं जहाँ परीक्षाएं चल रही हैं उन परीक्षाओं को जो है जारी रखा गया है, क्योंकि परीक्षा का मामला है, इसको देखते हुए। मोहम्मद फारूक, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए छुट्टी? जी रिया, आपको बता दें कि छुट्टी जो हुई है वो सभी विद्यालय और महाविद्यालय, यानी जो ग्रेजुएट हैं उनकी और छोटे बच्चों की भी जो विद्यालय हैं 1 से 12 तक, उनकी भी छुट्टी हुई है और जो महाविद्यालय उनकी भी छुट्टी हो गई है। यहाँ तक कि जो और संस्थाएं चल रही हैं कोचिंग सेंटर के माध्यम से, उनकी भी छुट्टी जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अवकाश आज घोषित कर दिया है। तो इसको देखते हुए आज 12 तारीख का यहाँ अवकाश है। मथुरा में कोई स्कूल नहीं खुलेंगे, कोई बिल्कुल, यानी बारिश को देखते हुए, बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डीएम मथुरा ने छुट्टी का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां एक दबंग
कैंटीन संचालक ने एक युवक की सरेआम लाठियों से पिटाई कर दी। पिटाई की यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि कोल्ड ड्रिंक खरीदने को लेकर कैंटीन संचालक से युवक की कुछ कहासुनी हुई थी और इसके बाद दबंग कैंटीन संचालक ने युवक को जमकर लाठियों से पीट दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव का बताया जा रहा है। तो हापुड़ से पूरा मामला, जहां एक दबंग कैंटीन संचालक ने एक युवक की लाठी डंडों से पीट पीट कर यहां पर उसे घायल कर दिया। दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। युवक की सरेआम कैंटीन संचालक ने पिटाई कर दी। पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। हालांकि पिटाई का जो वीडियो है वो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी और किसी भी हमारे गरीब किसान उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उनकी ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाएगी। और अगर सर्किल रेट भी हमें बढ़ा करके अगर अयोध्या वासियों को मुआवजा देना पड़ा तो सर्किल रेट बढ़ा करके उनको मुआवजा दे करके उनके घर परिवार में भी खुशहाली लाने का काम करेंगे। चाहे ओवरब्रिज हो या जो प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन दी जा रही है, महर्षि योगी जी के नाम पर जो ट्रस्ट था उसमें भी कुछ अधिकारी लोग घुस गए, पता लगा है, केवल इसलिए कि उन्हें पता है कि उसकी कीमत कल क्या होगी। तो एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तर प्रदेश में, वहीं अन्याय की सब सीमा टूट गई है। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाए और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो महेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था। तो आप सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।